आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वाले लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की थी। उसके साथ साथ हमने जो ग्राफ्स थे कि कैसे टी हाफ निकालते हैं, उसके वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है और कंसंट्रेशन का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, या फिर आपको कंसंट्रेशन दे दे और टाइम दे दे उनका ग्राफ कैसे बनेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो मैंने आपको करवाया था। आज हम उसी की तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर को करने से पहले हमें एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहले कर लेना है। सेम उसी प्रोसीजर से हम यहाँ पे चीजें करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से कि भाई हमें रेट लॉ लेना है और रेट लॉ के हिसाब से और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से जो हमारी इक्वेशंस आती थी उनको इक्वेट करना है। मतलब यही है कि आपको अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वाला अच्छे से कवर कर लिया है तो आप यहाँ पे आज अच्छे से कर पाओगे और आपके क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। तो जब रेट क्या हो जाए, रेट हमारा जो रेट लॉ के हिसाब से कि ए की पावर 1, यानी कि जब पावर 1 हो, पावर 1 होने का क्या मतलब है, यहाँ पे पावर 1 होने का मतलब यही है कि यहाँ पे इसके यानी कि अगर कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो जाए, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट ट्रिपल हो जाए। मतलब कि रेट अगर इस तरीके से डिपेंड करे कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं तो जहां पे आपको जो ऑर्डर चेक करना है वहां पे अगर आपको ये 1 लिखा मिले, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हम किसकी बात करें, मान लो हमारा क्या हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। तो हम क्या बात करते हैं, जैसे मान लो जब टाइम क्या था, 0 था, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए है। ऑब्वियस सी बात है, हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि कुछ रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट हमारे पास यानी कि बी हमारे पास 0 है। और जैसे ही आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगी यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, हो सकता है आपका प्रोडक्ट एक्स बनाओ, ठीक है, कितने भी मोल्स पर लीटर बन सकता है आपका, ठीक है। तो आपका मान लो ये एक्स बन गया, तो आपकी ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए माइनस एक्स। अब एक जैसे ये वाला अगर ए था तो ये 0 था, अगर ये एक्स बन गया तो इसका मतलब ये वाली कितनी बच गई, जो स्टार्टिंग थी उसमें से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को माइनस कर दो, उतनी क्या बच गई, आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच गई। सिंपल सी बात है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, या फिर इसी को रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं ना। यानी जितना प्रोडक्ट में चेंज होना था हो गया, बाकी जो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन बची है ए की, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो अगर मुझे क्या लिखनी पड़े, अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी पड़ी, तो हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, हमने ये चीज पढ़ी थी कि डी एक्स बाय डी टी, यानी कि चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। अगर बेटा देखो सिंपल, हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, एक्स कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि 0 से एक्स, एक्स माइनस 0, इसलिए एक्स लिख दिया है ना, यानी कि चेंज इन द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डी के साथ ए माइनस एक्स लिखना चाहती, देखो हम दो चीजें पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि रेट को आप किसी के कोरस्पॉन्डिंग भी रख सकते हो, अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट के चेंज को देखोगे या फिर प्रोडक्ट के चेंज को देखोगे वो वही बात है, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, सिंपल अगर इस तरीके से कर देते तो भी वही बात थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का लिखा है, ठीक है, तो मैंने क्या नहीं लगाया, यहाँ पे साइन माइनस का नहीं लगाया है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते यानी कि आप ए की फॉर्म में लिखते तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी रेट लिखते हैं हम। चलो अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमने पढ़ा था रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू कि
ए मतलब कि हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो सकती है ना, तो रिएक्टेंट की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इस रेट लॉ के हिसाब से जब लिखते हैं, यहाँ प्रोडक्ट कभी नहीं लिखते हम, किसकी फॉर्म में लिखते हैं, रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो क्या मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, अब इक्वेट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने ये वाली चीज और ये वाला यानी कि ये इक्वेशन 1 मान ली और मैंने ये क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान ली। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हो आप, ए माइनस एक्स। ठीक है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, क्योंकि वो तो 1 हमें अंडरस्टूड होता है, हम नहीं लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे क्या लगा होगा, 1 लगा होगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया, इस फॉर्म में ले आए। अब मान लो मुझे क्या करना है, अब ये डिफरेंशियल मतलब डी है हमारा, डिफरेंशिएशन करते हैं जैसे डी होता है, उसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है इंटीग्रेशन करने के लिए आपका सेम टर्म एक साइड होनी चाहिए, यानी कि x के लिए x वाली टर्म एक साइड होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको नीचे ले आऊं और इसको ऊपर ले जाऊं, यानी कि dt को यहाँ पे ले जाऊं, सिंपल। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, तो हमारी क्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करने के बाद, हम रीअरेंज करने के बाद लिख सकते हैं dx a माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा हमारा k dt। ये आपको अच्छे से समझना है कि किस तरीके से आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी हम नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा। आपको ध्यान रखना है, हमने कहाँ तक कर लिया है, dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स के dt। ठीक है, तो अब हमारी इसी इक्वेशन को हम आगे पढ़ते हैं, यानी कि dx a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। अब वही वाली बात जैसे हम पिछली बार करते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को क्या करते हो आप, इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, जब आप दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ln माइनस ln a माइनस एक्स, ये, और जब इसका करते हो आप तो ये क्या आएगा, के टी प्लस आई। आई क्या होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये होता है बेटा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्योंकि कहीं और से, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कब आता है, देखो एक ही इक्वेशन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई और टीचर आपको इस तरीके से भी सिखा सकता है कि यहाँ पे लिमिट्स लगाए। देखो जब वो इस तरीके से सिखाएगा कि लिमिट्स लगा के सिखाएगा ना, तो उसकी इक्वेशन में आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं इंटीग्रेशन करते टाइम, ठीक है, तब यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है बेटा जिसको हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर लिमिट लगाओगे, ठीक है, जैसे अगर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग t 0 से t तक चला गया, ठीक है, स्टार्टिंग की a से a माइनस एक्स तक चला गया, इस तरीके से लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट्स लगाने से i वाला नहीं आता है। तो दो तरीके हो सकते हैं, किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हर एक टीचर का अपना तरीका होता है समझाने का। ठीक है, अगर कहीं और से भी पढ़ते हो और अगर आपको वो आई नहीं लिखता है तो इस चीज को, वो अगर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लिखेगा तो पक्का लिमिट्स लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस चीज का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम क्या मानते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, हमने क्या लिया था, ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। ठीक है, और टाइम जब 0 था तो ये ए था और ये क्या था, 0 था। जब टाइम टी हुआ तो हमने मान लिया था कि ये एक्स बन गया और ये क्या हो गया हमारा, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, ए माइनस एक्स, इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, तो अब इस चीज को देखो, ध्यान से देखना है आपको, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ए थी, टाइम 0 था तो ये वाली कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी, या फिर ऐसे बोल दो कि उस टाइम पे प्रोडक्ट 0 था, यानी कि एक्स 0 था। ठीक है, ये मान के चलिए, देखो कि जब टाइम 0 था, आप देखो इतना लिखो, जब टाइम 0 था तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ध्यान से देखना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0 थी।
ठीक है, तो अब हम इस चीज को करते हैं कि ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 थी, तो हम इस इक्वेशन को में रख के देख लेते हैं। तो पुट करते हैं माइनस एल एन ए माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। अब देखना बेटा, अब के को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, ये हो गया हमारा आई, और ए में से 0 माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ही आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बच गई, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, यानी कि जो आई है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस एल एन ए आ गई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को, इस आई की वैल्यू को, जैसे हम 0 ऑर्डर में कर रहे थे, क्या मैं इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। यानी मान लो मैं इक्वेशन 3 नाम दे देती हूँ। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ आई यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आई की जगह ये वाली इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, एज इट इज लिखते जाओ, सिर्फ आई की जगह क्या लिख देना है आपको, माइनस एल एन ए लिख देना है। ठीक है, हम लिख देते हैं माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के टी माइनस एल एन ए। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ आई को रिप्लेस करवा दिया है माइनस एल एन ए से। ठीक है भाई, हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम क्या करना चाहते हैं, हम तो के को निकालना चाहते हैं। ठीक है, के को निकालना चाहते हैं तो एक साइड के को ले आओ किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे के को रखने के लिए सबसे पहले मैं इसको एल एन ए को इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब के टी एक साइड बच गया और एल एन ए यहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन ए, क्योंकि ये इस साइड गया है ना, ये क्या भेज दिया मैंने, इस साइड भेज दिया है। ठीक है, तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। ठीक है भाई, लिख लेते हैं हम। जब आप क्या करोगे, जब आप इस चीज को देखो, या तो एल एन की फॉर्म में, नेचुरल लॉग की फॉर्म में रख दो आप। ठीक है, और नेचुरल लॉग को जब एल एन किसके इक्वल होता है हमारा, एल एन होता है हमारा 2.303 लॉगरिथम। ठीक है, या फिर इस तरीके से मॉडिफाई करवा देते हैं हम इस इक्वेशन को। ठीक है, चलो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है कि आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई करवाना चाहते हो। अगर नहीं करवाना चाहते अभी तो एज इट इज रख के रहो। जब आपको एक चीज पता है बेटा, कि जब भी नेचुरल लॉग होता है या फिर लॉगरिथम होता है, जैसे मान लो एल एन ए, ठीक है, और माइनस एल एन ए माइनस एक्स है, तो जब भी कोई दो चीजें क्या होती है, माइनस में होते हैं, तो उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, एल एन ए बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, एल एन है, सॉरी, ये एल एन ए माइनस एक्स, यानी कि जब जब क्या होता है, माइनस का निशान होता है तो ए बाय मतलब कि डिवीजन हो जाती है, और जहां पे अगर ये प्लस का होता तो कैसे लिखा जाता, एल एन ए इंटू मल्टीप्लाई हो जाते वहां पे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस था, तो हम इसी इक्वेशन को, इस टर्म को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सिंपल आपके रूल्स है मैथ्स के, जहां पे आपको, तो क्या हो गया हमारा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए, और ये हो गया हमारा ए माइनस एक्स। ठीक है, हमने सारी चीजें कर ली हैं, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल हमने क्या किया है, ये अब नेचुरल लॉग और क्या हो गया, ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, हम एक पेज और ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, पिछले पेज पे क्या पढ़ा था हमने, के टी इज इक्वल टू एल एन ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, इस फॉर्म में आ गया था हमारा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आप क्या करते हो, इसको खोलना चाहते हो तो इसको खोल लो। ठीक है, जैसे के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले पेज पे सिखाया था एल एन किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉगरिथम के इक्वल होता है। अब हमने क्या करवा दिया, अब हमने इसमें टी को मतलब कि इस साइड लेके जाना है ताकि के निकाल पाए हम। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉगरिथम ऑफ ए बाई
ए माइनस एक्स। ठीक है, हमारा निकल गया कि कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, बहुत सारे बोल सकते हो बेटा। ठीक है, यानी जब ये किस फॉर्म में, इसको ना देखो बुक में एक चीज और फॉर्म में लिखा जाता है, वो क्या कर सकता है, कई बार देखो हमने क्या किया था, ए से बी में जा रहा है और टाइम 0 है, तो ये कंसंट्रेशन ए है और ये 0 है। जब टाइम टी था तो हमने क्या माना था कि ये एक्स बन गया और ये ए माइनस एक्स। तो वहां पे क्या करेगा, कई बार वो जब आपको इक्वेशन देगा ना, तो वो आपको इक्वेशन देते देते टाइम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर देगा बेटा, कि इसको ए नोट बोल देगा और इसको ए बोल देगा। यानी कि बाद वाली कंसंट्रेशन जो पहले वाली थी वो तो ए नोट, और जो बाद में बची ना उसको ए बोल देगा। यानी कि इसको तो ए इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, और इसको क्या नाम दे देगा, वो ए नोट। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इसी फॉर्मूले को वो इस तरीके से लिख दे कि K2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉगरिथम ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए, तो भी क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, पॉइंट तो यही है ना कि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ये बाद वाली कंसंट्रेशन। देखो ये तो इनिशियल है जो हम लेके चल रहे थे, ठीक है, और ये जो बची हुई है वो कंसंट्रेशन। सिंपल, चाहे वो एक्स की फॉर्म में लिख दे, चाहे वो कैपिटल ए की फॉर्म में लिख दे, चाहे वो इस फॉर्म में लिख दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये पता है कि ए क्या है और ए माइनस एक्स, मतलब कि लॉगरिथम जब हम करते हैं तो ऊपर जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी जाती है, और जब उसको उसको डिवाइड करवाते हैं तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन लिखी जाती है। अगर आपको इतना पता है तो आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी कि भाई कहीं पे सी नोट लिख देगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसको सी लिख देगा, तो इससे चेंज करने से बात थोड़ी ना चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका एक जो आपको याद रखना है कि एक इक्वेशन। अब जैसे हम करते हैं, हमारे पास हो गया, और जैसे मैंने बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना चाहो इस फॉर्म में याद कर लो, सिंपल। ये इतना जरूर ध्यान रख लेना कि ए नोट तो क्या है, हमारी इनिशियल है, और ए क्या है, हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड रुकना बेटा। ओके, जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया है उसको ध्यान से देखो। यानी कि जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो बनाया है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाई ए। इतना याद हो गया आपको। अब आपसे है ना वो इक्वेशन, मतलब वो बनवाएगा, ग्राफ बनवाएगा, जैसे कल हमने डिस्कस किया था ग्राफ। मोस्ट मतलब अगर मैं आपसे बोल लूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, तो ग्राफ है। ठीक है, सबसे आसान है। अगर एक बार कंसेप्ट आपने पकड़ लिया ना, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे बेटा देखो वो आपसे पूछेगा, बताइए भाई, आपसे पूछता है लॉगरिथम ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता है टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, आपको क्या लिखेगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉगरिथम ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक वो वाली इक्वेशन पकड़ो जिसके अंदर आपको ए भी दिखे, लॉगरिथम भी दिखे और टाइम भी दिखे, यानी कि वाई और एक्स दोनों दिखे। ये वाला वाई एक्सिस हमारा, ये वाला एक्स एक्सिस। और फिर क्या करवा दो, आपकी जो इक्वेशन आपको दिख रही है उसको मॉडिफाई करवा दो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारा क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम इसको मॉडिफाई करवाएंगे। और y क्या रखेंगे हम, देखो ये क्या होता है, y एक्सिस। ठीक है, तो y पे तो क्या रखना है आपको, लॉगरिथम ऑफ a। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, यानी कि आप जो इक्वेशन बनाओगे ना उसको इस तरीके से बनाओ कि लॉगरिथम ऑफ a तो इस साइड रह जाए। ठीक है, और x क्या है हमारा, टाइम, टाइम यहाँ पे आए। ठीक है, और ये, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए, आप इस वैल्यूज को पुट कर लो। ठीक है भाई, हम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो पहला टारगेट है लॉगरिथम ऑफ ए को यहाँ लेके आना। ठीक है, चलो करते हैं। हम क्या करते हैं, के टी, इस टी को इधर ले आते हैं। तो क्या हो गया हमारा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाय ए। ठीक है भाई, हमारा हो गया इतना वाला। तो ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि लॉगरिथम, अब ये तो इस फॉर्म में अभी भी नहीं गया है ना। तो पॉइंट ये है,
अब इसको मैं इसको भी, इसकी भी क्या जरूरत है हमें, इसको मैं क्या ले आती हूँ, नीचे ले आती हूँ, ठीक है। तो KT 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ A0, और देखो बाय A, अगले स्टेप में करेंगे। अब इसको तो मैंने स्टार्टिंग में कैसे किया था उसी तरीके से वापस, यानी कि अगर वो डिवाइड में है तो उसको माइनस कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा बेटा, KT 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ A0 माइनस लॉगरिथम ऑफ A, ठीक है। हमारा ये वाला आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको इस साइड रख लेते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा लॉगरिथम ऑफ A, ठीक है, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड लेके जाओ, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ A किया हमने तो कितना आ गया हमारा, यानी ये इधर जाएगा तो माइनस KT 2.303, और ये क्या है, ये वाली टर्म तो हमारी पॉजिटिव ही है ना, तो ये क्या है हमारा लॉगरिथम ऑफ A0, जो हम चाहते थे बेटा उस फॉर्म में ले आए हम, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा y, ठीक है, ये हमारा क्या है x, और ये हमारा m स्लोप। देखो ये m क्या होता है आपका स्लोप, और ये क्या होता है आपका इंटरसेप्ट। ये आपको ध्यान रखना, ये क्या होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, आज दोबारा से बताऊंगी तो आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी कैसे। तो हम इसको उसी फॉर्म में ले आए, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो हमने आधा काम तो यही कर लिया, यानी कि y बना लिया और x बना लिया, ठीक है। तो y तो ये है, ठीक है भाई, इक्वेशन में y पे लॉगरिथम ऑफ a ही है, ठीक है, x ये है, ठीक है, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। कोई आपसे पूछे बताओ भाई स्लोप की क्या वैल्यू है, तो दिख रहा बेटा, देखो x तो ये हो गया t, बाकी ये क्या बच गया, m बच गया, और m क्या होता है स्लोप, ठीक है भाई। अब स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव का है, इसका मतलब जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब अगर मान लो इंटरसेप्ट, अब पहले इंटरसेप्ट को देखते हैं। इंटरसेप्ट अगर 0 होता ना, इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, ये सी क्या बताता है कि जो लाइन है वो कहाँ से शुरू होगी। अगर ये 0 होता तो लाइन यहाँ से शुरू होती, अगर ये 4 है तो यहाँ से शुरू होगी, 5 होता तो यहाँ से शुरू होगी। पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू जितनी भी होगी, मान लो 500 होगी तो ये 500 से स्टार्ट होगा, वहां पे कट करने वाला पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है लॉगरिथम ऑफ A0, ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो यहाँ से कट करेगा। तो दो चांसेस थे ना, कट तो करेगा ना कहीं ये वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है लॉगरिथम ऑफ A0। पॉइंट ये है ये नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नीचे आएगा क्योंकि ये स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसकी तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। देखो थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मैं कर देती हूँ, ओके। यानी कि ये वाला, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ स्लोप की, ये है -k/2.303, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया बेटा। आपको जब भी ग्राफ देगा आपसे वैसे ही पजल करेगा, आपसे पूछ लेगा कि लॉगरिथम ऑफ ए और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आएगी। तो आप देख लो उसको ड्रॉ करके, लॉगरिथम ऑफ A0 है इंटरसेप्ट, या आपसे पूछ लेगा स्लोप कितना आएगा तो आप लिख देना -k/2.303 आएगा हमारा स्लोप। तो ये हमारे क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ पूछ सकता है, तो ये आपका क्या हो गया इंपॉर्टेंट, दोबारा से लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गया। चलो यहाँ पे एक ग्राफ और बनवाते हैं, यहीं पे एक ग्राफ और बनाते हैं। चलो मैं बोल देती हूँ, चलो आप है ना यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ A0, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ A0 बाय A, और टाइम के वर्सेस बनाओ। चलो अब क्या करते हैं हम मैं आपसे बोल देती हूँ कि बताओ टाइम के वर्सेस बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब हमने इतना तो पढ़ लिया इतने वाली इक्वेशन से। अब फिर से मैं बोलती हूँ बेटा y, एक ऐसी इक्वेशन देखो जहां पे y तो ये बने और x ये बने, ठीक है। तो आप देख लो, क्या आप इस इक्वेशन को देख रहे हो, ये क्या है लॉगरिथम ऑफ A0 बाय A। तो y तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये y हो जाए और ये x हो जाए। क्या मैं इसको नहीं उठा सकती यहाँ से, देखो ये वाली इक्वेशन, यानी देखो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कैसे, लॉगरिथम ऑफ A0 बाय A, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, KT
डिवाइडेड बाय 2.303। तो y तो ये हो गया हमारा, ये वाला, और x ये वाला हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बन गया हमारा स्लोप। ठीक है, हमें पता चल गया। अब देखो y इज इक्वल टू mx, इतना ही है, c तो है ही नहीं, इसमें तो प्लस में कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब c तो जीरो है। जीरो है तो बेटा कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, यहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब दो चांसेस होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। आपको दिख रहा है कि ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव का, उसमें स्लोप कैसा आ रहा था, नेगेटिव का, तो ये लाइन नीचे की तरफ थी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव का है तो ऊपर की तरफ, ये क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ। जब ये वाला ग्राफ बना रहे हो तो स्लोप की वैल्यू, यानी ये m की वैल्यू, स्लोप पूछता है यानी कि वो आपसे m पूछ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी है, तो सिंपल लिख दो बेटा k डिवाइडेड बाय 2.303। इस तरीके से आपसे ग्राफ बनवाएगा। ठीक है, कि कैसे आप क्या करोगे, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। चलो, आपने अगर ये वाले ग्राफ सीख लिए तो आगे अब एक ग्राफ और बनवाते हैं कि कैसे बनाओगे। अगर मैं क्या दे देती हूँ आपको, यहाँ पे इस तरीके से टाइम लिख देती हूँ, जैसे मैं बोल देती हूँ कि बताओ भाई, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, मैंने फिर से बोलती हूँ बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले वो इक्वेशन देखनी है कि जिसमें रेट भी आए और ए भी आए, कंसंट्रेशन भी आए। तो ठीक है ना, हम क्या कर लेते हैं, R इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ये भी तो 1 ही है, 1 ही है, नहीं लिख रखा तो ये है। तो क्या ये ग्राफ नहीं दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें बिल्कुल। ये हो गया हमारा y, देखो R रेट, ये हो गया हमारा y। ठीक है, और ये हो गया हमारा x, और ये हो गया k, हो गया हमारा m, और हमारा c क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ग्राफ बनाना है तो बना दो, दिख रहा है आपको, स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप कुछ ना कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइन या तो इस तरीके से टेढ़ी जाएगी, इस तरीके से टेढ़ी जाएगी। अगर इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला, और किस, पॉजिटिव दिख रहा है स्लोप आपको, स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और स्लोप क्या रहेगा कि, ठीक है, अगर आपसे पूछना है तो क्या लगता है बनाने में, बना दो। आपको जो सारी चीजें आती हैं, आपको वही वाली चीज तो क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे जैसे पूछ सकता है वो टी हाफ वर्सेस, देखो किस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस किसके बारे में पूछ सकता है, टी हाफ किसके अलोंग, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब तो पहले तो फिर आपको टी हाफ फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला ग्राफ बनाने के लिए, तो है ना, क्योंकि आपको टी हाफ वाली इक्वेशन देखनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली आपको वो वाला, सबसे पहले आपको ग्राफ देखना है, मतलब कि पहले इक्वेशन देखनी है, फिर ग्राफ बनाना है उस इक्वेशन से। उस इक्वेशन में जो आपको कंडीशंस दिखती हैं उनको फिट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम टी हाफ में लेके आते हैं। तो हमने पढ़ा था, याद हो, जैसे मैं, मुझे याद है, ठीक है, आपको भी बिल्कुल मतलब लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या आता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लोगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ये वाला होता है हमारा फाइनल। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें पता है कि टी हाफ कौन सी होती है, टी हाफ किसको बोलते हैं, टी हाफ वो टाइम होता है जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आपकी हाफ हो जाए। मान लो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नॉट, ये 0 है, और फाइनल माननी है हमने कि फाइनल क्या बन रही है, मतलब कि ए बन रहा है। ठीक है, टाइम टी पे। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई टी हाफ है, ये टी हाफ का मतलब क्या हो जाता है कि जब ये इनिशियल से क्या हो जाती है, ये हाफ हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो बेटा टी हाफ कौन सा टाइम हो जाता है, मान लो आपके पास क्या है, 50 मोलर है, और आपकी कंसंट्रेशन कितनी बच जाए, 25 मोलर बच जाए, तो ये क्या होता है, उसका टी हाफ होता है। ये वो वाला टाइम जिसपे क्या हो जाए, वो वाला टाइम जिसपे आपकी कंसंट्रेशन हाफ बच जाए, तो इनिशियल की क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो 50/2 है ना ये। ठीक है, अगर मान लो आपने 100 मोलर लिया है इनिशियल में, तो आपकी फाइनल कितनी बच जाए, 50 बच जाए। 50 मतलब पहले से आधी। तो यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि इनिशियल टी हाफ कौन सा टाइम होता है, अगर हमने इनिशियल ए नोट लिया है तो फाइनल हमारी कितनी बच जाए, ए नोट बाय 2 बच जाए।
यानी कि यहाँ पे ए नॉट बाई 2 ही आधी इसमें से आधी प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और आधी यहाँ पे बच जाए, तो ए नॉट बाई 2। तो सिंपल क्या करोगे, अगर यहाँ पे टी हाफ लिखोगे तो यहाँ पे ए की जगह देखो जो हमने ए ली थी उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए नॉट बाई 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल लिख देते हैं हम k इज इक्वल टू 2.303 टी। हाफ लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, लॉगरिथम ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या लिखोगे बेटा, ए नॉट बाय 2। ये ठीक है, क्योंकि ए क्या होगी है, टी हाफ पे क्या हो जाती है, ए नॉट बाय 2, यानी कि इनिशियल की हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए नॉट से ए नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, लॉगरिथम 2 बच जाएगा। टी हाफ को उस साइड ले आओ, के को नीचे ले आओ। ठीक है भाई, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉगरिथम ऑफ 2। और लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आती है, लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू आती है 0.3010, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाऊं तो क्या हो जाएगा हमारा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू लॉगरिथम 2 था ना यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हो 0.10। अब देखो टी हाफ इज इक्वल टू ये जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैसी वैल्यू आएगी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब आप इस चीज को देखोगे तो आपका कोई भी ए नोट नहीं आएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये याद कर लो 0.693 आएगा डिवाइडेड बाय की। तो देखो जब टी हाफ देखा आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो वो आया 0.693 बाय की। आपसे ग्राफ क्या पूछ रहा था पहले वाले पेज पे कि टी हाफ वर्सेस ए नोट प्लॉट करो, है ही नहीं यहाँ पे, तो ए नोट यहाँ पे क्या नहीं है, यानी कि टी हाफ ए नोट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चाहे आप ए नोट 50 मोलर ले लो, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे 50 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे पॉइंट, इस बात का क्या मतलब है, अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन, इस बात का मतलब समझाते बेटा, अगर मान लो कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनिशियल क्या ली है 100 मोलर लिया है, तो 50 मोलर होने में उसको अगर 20 मिनट लगती है ना, यानी कि हाफ होने में, इनिशियल का हाफ होने में यहाँ पे भी 20 मिनट लगेंगी। और अगर आपने इनिशियल 200 लिया होता तो उसका 100 होने में भी 20 मिनट लगेंगी। पॉइंट ये है कि जो ये टी हाफ होता है, यानी कि हाफ जो कंसंट्रेशन होती है उसको होने में जो टाइम लगता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर, इस कंसंट्रेशन के ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कहीं पे भी इक्वेशन में आ ही नहीं रहा है ए नॉट, तो इसका मतलब ये ए नॉट के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, टी हाफ ए नॉट के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब टी हाफ तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे हम पहले वाले पेज में ये वाला ग्राफ पूछ रही थी मैं, तो मैंने बोला पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आपका क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा सिंपल। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हो आप, टी हाफ को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, और याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट हो गया कि जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0.693 बाई की। किसी भी बच्चे को ये वाला चैप्टर लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, जितना बोला जाए, जितना करने के लिए कहा जाए, बुक से पढ़ोगे बेटा बिल्कुल नहीं कवर होगा। ठीक है, डेली क्लास अटेंड करोगे कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने ये वाला टी हाफ, तो जितने भी ग्राफ बन सकते, मैंने 4 ग्राफ बनवाए अभी आपसे, अगर आप इस चीज को दोबारा से भी देखोगे रिकॉर्डिंग को तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 ग्राफ डिस्कस किए हैं और चारों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक किया।